की बेटी पैदल कॉलेज जाती है और हमारे घर में 3 साइकिलें पुरानी पड़ी हैं। हमारा मन नहीं होता कि हम एक साइकिल सुधरा करके ओवरहालिंग कराकर उस बिटिया को दे दें कि बिटिया तुम 2-3 किलोमीटर कॉलेज पैदल जाती हो। हमारी बेटी तो स्कूटी में जाती है, हमारी बेटी तो कार में जाती है, तुम इस साइकिल को ले लो बेटा। क्या हम कह सकते हैं? क्या हम पूछ लेते हैं अपने पड़ोसी से प्रातः काल उठकर के, दोस्तों अपने साधर्मी से, क्यों भैया परिवार में सब ठीक चल रहा है ना, कोई बात तो नहीं है? अगर कोई बात हो तो मुझे बताना। कैसा वात्सल्य था पहले। एक घटना स्मरण में आ गई। एक परिवार अच्छा था, अचानक लाइट गोल हो गई और उसके पहले लैट्रिन में कोई गया हुआ था और थोड़ी देर के बाद उस बच्चे की मां लैट्रिन में चली गई। वो डर गई कि कोई चोर बदमाश घुस गया। वो मां चिल्लाई, बेटा चिल्लाया, क्योंकि बिल्कुल खुक अंधेरा था, कुछ पता नहीं कौन क्या है। एक दूसरे को देखकर चिल्लाए। पड़ोस में मुसलमान तलवार लेकर के आ गया और वो कहता है, मां चिंता मत कर, मैं नीचे तलवार लेकर के खड़ा हूं, टुकड़े टुकड़े कर दूंगा उसकी, अगर कोई असामाजिक तत्व तेरे घर में घुसा होगा तो। ये है वात्सल्य, ये है वैयावृत्ति, ये है प्रेम, ये है अपनत्व बंधुओं। हम तो कहते पड़ोसी लुटे तो 3 बार लुटे ना, हमारे बाप का क्या जा रहा है? पड़ोसी मरे तो मरे, हमारे बाप का क्या जा रहा है? अब साधुओं की वैयावृत्ति तक सीमित नहीं रहना है बंधुओं। इधर समनभद्र स्वामी कह रहे हैं सकल व्यक्ति और देश व्यक्ति की वैयावृत्ति करना, और मैं कह रहा हूं कि अपने साधर्मी भाई की वैयावृत्ति करना। ये बहुत बड़ी धर्म की प्रभावना होगी बंधुओं। अगर कोई व्यक्ति धन के मारे दुखी हो रहा है और अगर वो विधर्मी में चला गया, विजाति में चला गया, तो हमारे परिवार का एक आदमी, हमारी समाज का एक परिवार विधर्मी हो जाएगा। हमारी समाज ऐसे धीरे धीरे कम हो जाएगी, कम हो जाएगी। हम जानते नहीं वैयावृत्ति करना, हम नहीं जानते संबोधन देना। एक वीरेंद्र कुमार हेंगड़े के खानदान की एक घटना मुझे स्मरण में आ गई। राजा थे उनके बाप दादा, उनके किसी बेटे ने एक बार शिकार खेल लिया और उनके दादाजी ने शिकार खेलने वाले बेटे को घर से निकाल दिया। वो बहुत क्षमा याचना की, उसने बहुत मन्नतें मांगी, दादाजी जो दंड देना हो वो दे दो, मुझसे गलती हो गई, अपने दोस्तों के साथ मैंने ये अत्याचार किया, मैं जानता हूं धर्म के विरुद्ध कार्य है, मगर मुझे माफ कर दो, एक बार मुझे क्षमा कर दो। मगर दादाजी इतने हेकड़ी में थे, इतने हेकड़ी में हो सकता दमोई का जीव वहां पहुंच गया वो जन्म लेकर के, और उसने क्षमा नहीं की उस दादा ने। और उनके साथ में 10,000 लोग, उस राजकुमार के साथ में 10,000 लोगों ने धर्म परिवर्तन कर लिया। 10,000 लोगों ने धर्म परिवर्तन कर लिया 150-200 साल पहले बंधुओं। काश अगर उसे क्षमा कर दिया जाता, उसकी मानसिक वैयावृत्ति कर दी जाती, उसे प्यार और वात्सल्य से भर दिया जाता कि तुमने ये हिंसा तो की है, पाप किया है, धर्म के विरुद्ध किया है, अत्याचार किया है, चलो किसी गुरु से प्रायश्चित दिला देते हैं, तो 10,000 के आज 1.5-2 लाख 10 लाख आदमी बन गए होंगे जो आज विजाति में चले गए, विधर्मी हो गए। हम नहीं दे पाते सहयोग, हम नहीं संभाल पाते, हम नहीं कर पाते हेल्प। और काश अगर उस परिवार को संबोधन दे दिया जाता, सहायता दे दी जाती, वैयावृत्ति कर दी जाती, मानसिक वैयावृत्ति कर दी जाती दादाजी की, तो 10,000 लोगों से आज 200 सालों में कितने लोग बन गए होंगे बंधु। कितनी बड़ी समाज टूट गई हमारी कर्नाटक की। ऐसे भी हमारे भारत में कई जगह होता है, हम परिवार के लोग उसे जलील कर देते हैं। दादाजी के मरने के बाद कोई बड़ा भाई या छोटा भाई या मंझला भाई थोड़ा हेकड़ होता है, छोटे भाई का हिस्सा भी दबा लेता है, या बड़े भाई का छोटा दबा लेता है, XYZ कोई भी, मगर हम नहीं देख पाते कि उसके छोटे छोटे मासूम बच्चों का क्या होगा।
क्या हम उसके बच्चों का विनाश करना चाहते हैं? अरे हमारे ही तो भतीजे हैं, हमारे ही तो रिश्तेदार हैं, हमारे ही मां के कूख से जन्म मेरे भाई ने लिया है, क्या मैं बराबर का हिस्सा इसे ना दूं? भाई के साथ भाई कटा कर जाता है और भाई दुखी हो जाता है, दुखी हो जाता है। दो भाई थे, पिता का मरण हो गया। छोटा भाई था, पढ़ रहा था। बड़े भाई को पिता तुल्य मानता था, प्रतिदिन चरण छूता था। एक दिन छोटे भाई को किसी बैल ने सींग मार दिया। 5 किलोमीटर दूर तक हॉस्पिटल था। छोटा भाई अपने धोती को फाड़ करके उसके पेट में बांध कर और कंधे पे बिठाकर 5 किलोमीटर पैदल ले गया उसका इलाज कराने के लिए, क्योंकि वो मेरा छोटा भाई था, वो मेरा छोटा भाई था। कुछ दिनों के बाद उसकी किडनी खराब हो गई। बड़े भाई ने अपनी किडनी दे दी। भाई ने कहा कि मैं इंजीनियर पढ़ना चाहता हूं। उसने कहा पढ़ो, मैं इंजीनियर पढ़ाऊंगा तुझे। पढ़ाया पढ़ाया और जब पास हो गया तो पूरे गांव का निमंत्रण किया उस व्यक्ति ने, पूरे गांव का निमंत्रण किया। और बड़ी खुशी के साथ जब उस भाई ने, छोटे भाई ने कहा भैया अपनी ही समाज की एक लड़की मेरे साथ पढ़ती है, मैं उस लड़की से शादी करना चाहता हूं भैया, अपने ही धर्म को मानती है। भाई ने कहा कि देख ले बेटा, लव मैरिज सक्सेस नहीं होती है, लव मैरिज कभी सक्सेस नहीं होती बंधु। एक आध अपवाद हो, 99.9 विवाद, बर्बाद, बर्बाद। कोई एक अपवाद पूर्व जन्म का कोई साथी से पुण्य हो बंधुओं तो कोई सक्सेस हो जाए, नहीं तो 2 महीने, 15 दिन, 1 महीने के बाद तेरी मेरी चालू हो जाती है। और एक नहीं, ऐसे हजारों उदाहरण हमारे भारत में हैं। कभी फिर चर्चा करूंगा, वो तो अन्य जाति की बात है जो मैं कह रहा हूं। अब उसके भाई ने अपने भाई की मनोकामना पूरी कर दी, शादी हो गई। और भैया यहां से खर्चा भेजता जाता था उसे, पढ़ाई भी पूरी हो गई, इंजीनियर बन गया और अच्छा खासा पैकेज उसे मिलने लगा। मगर भाई को यह भी पता चल गया कि मेरे भाई ने 2 फ्लैट ले चुका है बॉम्बे के अंदर। फिर भी बड़ा भाई संतुष्ट था। मगर जब एक बार उसका पत्र आया कि भैया जो पिताजी की जमीन थी उसके 2 हिस्से कर दो और 1 हिस्सा मेरे नाम पर, उसे बेच करके वो पैसा मेरे पास भेज दो, बड़ा भाई तिल मिला गया, तिल मिला गया। और बहुत सारे कागज उसने बनाए और एक वकील के पास गया और कहा वकील साहब उसने जो 2 फ्लैट खरीदे उनमें स्टे लगवाना है, कैसे भी हो स्टे लगवाना है। वकील और बिल्कुल ऐसे हाँफते डूबते था, बिल्कुल कपड़े अस्त व्यस्त थे, पसीना पसीना हो रहा था। वकील साहब बहुत समझदार थे। वकील साहब ने कहा भैया बैठो। अपने प्यून से कहा एसी चालू कर दो, जब अच्छी स्पीड में कर दो, भाई साहब बहुत गर्मी में है, कीचड़ वीचड़ कपड़ों में लगा हुआ है, लपड़ झपड़ चले आ रहे हैं। उस कर्मचारी ने एसी को बड़ा, और जो भी तुम्हारे नंबर होते मैं तो समझता नहीं, क्योंकि एसी में रहना या अपनी जिंदगी में पेशी करवाना है। यह कोटेड हिंसा है, कोटेड हिंसा। तुम कहते हैं महाराज एसी में हिंसा कहां होती है, हम कूलर में मान लें कि कूलर में हिंसा होती, मगर एसी में कौन सी हिंसा होती है? बेटा एसी में ऐसी पेशी होती है कि जिंदगी भर रगड़ते जाओगे फिर भी सफल नहीं हो पाओगे। क्यों? एसी जब बंद होता है तो उष्ण योनि यानी गर्म योनि के जीव पूरे कमरे में ठसाठस भरे होते हैं। और जैसे ही तुमने एसी को ऑन किया
तो जो शीत उष्ण योनि ने गर्म योनि के जो जीव थे वो सब मर गए और शीत योनि के जीव उत्पन्न हो गए पूरे कमरे में जहां जहां एसी चल रहा है। और फिर तुमने जब एसी बंद किया तो शीत योनि के सारे जीव मरण को प्राप्त हो गए और उष्ण योनि के जीव चालू हो गए। बहुत बड़ी कोटेड हिंसा है शुगर कोटेड। कुनैन की गोली, एक कुनैन का पाउडर होता था जब मलेरिया बुखार आता था, तो वो कुनैन का पाउडर इतना कड़वा होता था, इतना कड़वा कि हर व्यक्ति ऐसे खा नहीं सकता था। उसकी गोलियां बना करके शुगर कोटेड करके दी जाती थी। ऐसा ही ऐसी शुगर कोटेड हिंसा है बंधुओं। ये बड़ी मीठी लगती, बड़ा सुहावना लगता है एसी का हवा, और जब एसी में रहने वाला व्यक्ति उसका आदी हो जाता है तब वह 15 मिनट बिना एसी और पंखे के नहीं बैठ सकता, उसके चेहरे की चमड़ी लटकने लगती है। हमारे यहाँ बड़े बड़े सेठ लोग जब आते हैं, भक्त लोग आते हैं, और जब कूलर पंखे और एसी नहीं होते हैं और पंडाल में बैठे हैं और 3-4 घंटे का कार्यक्रम है, जब उनका चेहरा देखने लायक होता है, ऐसे लाल लाल, जैसे ये महिलाएं नहीं वो गुलाबी गुलाबी इधर लगा लेती हैं और आंखों में वो कबूतरी कलर लगा लेती हैं, ऐसी भूतनी सी बन जाती हैं, तो उनका चेहरा भी ऐसे लटक जाता है और बेचारे बैठे रहते हैं, कोई ऐसे करके बैठा रहता, कोई ऐसे। हम समझ जाते हैं बेचारा शुगर कोटेड का मारा, बेचारा शुगर कोटेड का मारा। तो ये बहुत हानिकारक है बंधु, इनकी बद्दुआएं मिलती हैं इन जीवों की। इसमें जीव जो मरते हैं इनकी बद्दुआ मिलती है। हमें लगता बहुत अच्छा है मगर ये बहुत हानिकारक है। तो विवेक हमारा कहता है, और पहले कैसे जीते थे, यही दमोह वालों की बात कह दूं। आज से 25-30 साल पहले मकान कितने छोटे छोटे थे, और अभी भी ज्यादा बड़े नहीं हैं, यहाँ के मकान अभी भी छोटे छोटे हैं। मैं तो अभी बांधकपुर में भी देखा बहुत छोटी छोटी कुठलियां, और 4-4, 6-6 आदमी रह रहे में तर के ऊपर तर, और दुकान को सामान और भरो। किराने की दुकान है तो किराने को सामान भरो, कपड़ा की दुकान है तो साड़ी वे पुंतरियां मुनका कहते, चुन्नियां मुन्नियां वे सब भरी, इधर भरी उधर भरी, और एक पलंग की जगह है और वही में डरे हैं मुन्ना लाल जी। ऐसी दशा है। तो पहले एक खुड़खुड़िया पंखा, सिन्नी का एक पंखा, काला पंखा आता था। पहले तो जो हमारी बुजुर्ग माताएं जो बैठी हैं, ये कैसे सोती थी सच बता दूं मैं आपको, छत पे शाम को पानी मानी डाल के और एक चटाई के ऊपर एक गद्दा डाल देती। अब वो गद्दा में पानी और किंच देती तो तनक हवा लगती, 8-9 बजे पौड़ जाती हूँ के ऊपर। ओई में बहू सो जाती हूँ तई बाजू में, और तनक सी गैप करके वो बहू को मोड़ा सो जाते उतर, और नन्हे लड़का बिटिया और नाय माए डाल लेते और सब डरे रहते। और ज्यादा गर्मी लगी तो एक पतरो चदरा गीलो करके और फटकार के और ओढ़ के सो जाते तान मान दे के। और हवा चलती तो मुंह में से ऐसी हवा आती जैसे बिल्कुल कूलर की ठंडी ठंडी हवा आ रही हो। फिर तनक पैसा बढ़ गओ, सो एक सिन्नी को पंखा ले आयो करिया सो खोड़ 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 करत तो वो, और एक जगह रख दो, वही में बिल्कुल जैसे गेहूं के बोरा नहीं लदे रहते, ऐसे घुसे रहते हुए भूसा से। एक के पांव ई तरफ डरे, एक के ऊ तरफ डरे, एक आड़ो डरो, एक तिरछो डरो, लगो खुड़ 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 खुड़। और जो चालाक बदमाश हो तो सो वो अपने तरफ खींच ले तो पंखा, और जब वो गर्मी लगती सो वो कहते का पंखा काय कर लो तो वो तरफ, हमें तो सोई गर्मी लग रही, सो हमें सोई लग रही, देखो बहू जो पंखा नहीं दे रहे हो हमें। अब तनक पैसा फिर बढ़ गए, सो सीलिंग पंखा आ गओ। अब वो को न छोड़ा तो सब वही के नीचे घुसते बैठे थे, कई तो एक दूसरे की मूढ़ पे मूढ़ धर लेते। अब फिर तनक और पैसा बढ़ गओ, सो कूलर आ गओ। अब तनक और पैसा बढ़ गओ, सो कई भाई जो कूलर को हवा सो ही गर्म आऊ, तब अब तो वो लगाओ डब्बा सो का हाउ तो एसी लग गओ। तो ये सब चोच ले यहाँ, ओके मारा हमें
उधर आते हमारे महाराज बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है। कहते कहाँ गर्मी है? वो बेचारे मजदूर से पूछो कहाँ गर्मी है। 45 और 42 और 48 टेम्परेचर में 7 और 8 ईंट लेकर के 4 मंजिल का जीना चढ़ रहा है। तुम इधर चोचले दिखा रहे हो। कहाँ गर्मी है बंधुओं? मन की गर्मी है, धन की गर्मी है। ये वैयावृत्ति नहीं, सेवा करने का परिणाम हमारे जीवन में आना चाहिए। ये करुणा और दया और प्रेम आना चाहिए। मजदूर के लिए भी तो गर्मी है, केवल तुम्हारे लिए गर्मी है? 1 घंटे बिना कूलर एसी पंखे के सो। देखो बटुकर ये देख रही पंखा चल रहा हो कि नहीं चल रहा हो। ये तुम्हारा पाप का उदय है। हाँ घड़ी है तो जाओ, चली जाओ। ये अभी कुछ सालों से ये पंखे कूलर चलने लगे बंधुओं। नहीं तो मेरे प्रवचन में कभी पंखे और कूलर नहीं चलते थे और ठसाठस पब्लिक बैठी रहती थी। मैं गर्मी में पहले ही उनको बता देता था। 8 दिन तक प्रवचन हवा कूलर पंखों पे देता था, उसके बाद कोई माई का लाल पंखा चालू नहीं करता था, कूलर चालू नहीं करता था। मगर अब तुम्हारे चोचले हो गए। महाराज जी अब हमसे सहन नहीं होती, हमसे सहन नहीं होती। अब एक बार अमीर आदमी अगर गरीब हो जाए, सारे चोचले भूल जाए, सुसाइड करेगा, मरेगा। इसलिए अपनी जिंदगी को ऐसा ढाल करके रखो बंधुओं, ढाल करके ऐसा बना करके रखो कि जैसा मिल जाए वैसा। अभी एक बहुत अच्छा संस्मरण याद आ गया। जबलपुर में एक हम लोग, बहुत बड़ा दुकान है, उनकी बच्चे बहुत टैलेंट हैं। तो एक बालिका महाराष्ट्र के अंदर किसी एक कार्यक्रम में गई और वहाँ एक कमरे में 7-8 बालिकाओं को रखा गया। गर्मी का समय था और उसके 2 दिन पहले मेरा प्रवचन हुआ था। तो मैंने ऐसा बताया था जैसे अभी तुम्हें बताया कि गर्मी में लोग गीला गद्दा करके और चद्दर ओढ़ करके, गीला चद्दर ओढ़ करके सो जाते थे। कोई बालिका बड़ी परेशान हो रही थी। कल एक बहुत बड़ा इंडिया लेवल का उसका कार्यक्रम था, उसे स्पीच देना था। उसे लगा कि कल मेरा स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, नींद पूरी नहीं होगी और भयंकर गर्मी और एक पंखा सरकारी जैसे था। वो आप जानते हो सरकारी पंखे पे कैसे धीरे धीरे घूमते हैं, धीरे गति के समाचार, दी ऑल इंडिया रेडियो, दी न्यूज। अब आप नरेंद्र मोदी से समाचार सुनिए। तो ऐसे धीरे गति से बहुत चल रहा था। उसने कहा क्या करूं? उसे मेरा प्रवचन याद आ गया। अब उसने फट से अपनी चद्दर को गीला किया और पैरों में दबाया और सिर से लेकर के हाथ में ऐसा फंसा करके बिल्कुल टाइट कर लिया। और वो पंखा धीरे धीरे चल रहा था। वो छन छन करके शुद्ध बानियों की हवा उस बिटिया को लगने लगी। कहे कि बानिया छनो पानी पिया, तो छनी हवा से ही खान लगी। अब उसने तान करके चारों तरफ बॉडी में ऐसा सेट कर लिया कि थोड़ा ऊपर उठ गया और वो पंखे की हवा जो मंद मंद चल रही थी वो उसे लगने लगी। और उसने सारी रात बढ़िया 6-7 घंटे सोई और सुबह जाकर के अपना इंटरव्यू जो भी लेक्चर आदि देना था दिया और 2nd पोजीशन लेकर के आ गई। ऑल इंडिया में 2nd पोजीशन लेकर के आ गई। तो हमें हर प्रकार के वातावरण में अपनी बॉडी को ढालना चाहिए कि